में सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक ही मंच पर बैठे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। राव ने मुख्यमंत्री को खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि हमने ये सरकार बनाई है, हमारी मांगों को पूरा करना हमारा अधिकार है। सामने आई खबरों के मुताबिक ये बयान उस समय दिया गया है जब मुख्यमंत्री सैनी राव तुलाराम स्टेडियम में 288 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को निर्धारित सिवान दौरे से पहले बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य के साथ प्रधानमंत्री के निरंतर जुड़ाव पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आएंगे। सारण, सिवान और गोपालगंज के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में ये उनका 52वां बिहार दौरा है। पिछले 9 महीनों के भीतर ये उनका 6ठा दौरा भी है। ये बिहार के प्रति उनका लगाव है, आते भी है, सौगात भी लाते हैं। राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनने पर विकास की उम्मीद जताई। पुरी ने मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति की मजबूती पर भी प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पौंडुचेरी दौरे पर हैं। इस कड़ी में जगदीप केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर चीन को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जवानों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन पीएम ने ना कोई आया ना कोई है कहकर चीन की आक्रामकता को नजरअंदाज किया। तिवारी ने सरकार से चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का असली चेहरा निकल कर आया है। अंबेडकर का जो अपमान किया, पैर के नीचे कुचलने का काम किया, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगनी चाहिए। प्रायश्चित करना पड़ेगा। गंगा किनारे जाकर बालू गोबर खाकर प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो फुलवारी चले जाएं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 2.95 करोड़ रुपए की खोडनी नाला योजना का लोकार्पण किया, जिससे कठासू गांव की वर्षों पुरानी जल समस्या का समाधान हुआ। इस दौरान उन्होंने पटवारखाना, पड़ाल गलू और कोहली थापली सड़क का भी उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बटाडंगलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आरएलडी के नेता मलूक नागर ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व ऐतिहासिक है। 60 साल के बाद देश को स्थिर सरकार और तीसरी बार वही प्रधानमंत्री मिला है और 2040 तक भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसका संकेत मनमोहन सिंह ने 2000 में संसद में दिया था। लेकिन 2040 के बजाय 2025 के भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि हालिया पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी पत्नी और करीबी रिश्तेदारों समेत उनके शोकाकुल परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शमशान घाट पर भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां उनके चाहने वाले और समर्थक उनकी याद में एकत्र हुए। जय घोष और आंसुओं के बीच परिवार के सदस्यों ने जनसेवा के प्रति उनके अटूट जनसमर्पण और गुजरात के प्रति उनके गहरे प्रेम को याद किया। महाराष्ट्र के पुणे के मावल तहसील के इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का एक पुल ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 18 अन्य जख्मी हैं। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार निशाने पर आ गई है। इसे लेकर राज ठाकरे ने कहा कि ये घटना क्यों होती है, सरकार में इतने सारे विभाग हैं, वे आखिर करते क्या हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये पुल खतरनाक था तो वहां प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। अगर पुल खतरनाक था तो उसे तोड़कर नया पुल क्यों नहीं बनाया गया।